सो 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ से गेस्टेशन पीरियड मेज़र किया जाता है, राइट। लुक, एक्चुअली पता कब चलता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाती है, राइट। उस टाइम पे प्रेगनेंसी शायद रही होगी, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो गई है दैट मीन्स प्रेगनेंसी रही है, राइट। तो इस मंथ का तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो मिस हो गया, मतलब लास्ट मंथ जब ओव्यूलेशन हुआ होगा, राइट, तब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, गॉट इट। इसीलिए अभी जो मंथ है वो मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई? स्किप हो गई। तो वहाँ से 280 डेज गिन के चलने का उतना गेस्टेशन का पीरियड होता है। चलो, अगर डेज में देखने जाए तो 160 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, है ना। ये कब से? फर्स्ट डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये कब से? आफ्टर द ओव्यूलेशन। सो 280 डेज ये वाला ज़्यादातर पूछा जाता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, एंड 160 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। सो इट इज़ अबाउट 40 वीक्स, है ना। 40 वीक्स गिन के चलने का अगर मैं बताऊँ, सो इट इज़ अबाउट 9 months। कितना? 9 months एंड 10 days, या समटाइम्स आपको 7 days दिए होंगे, ओके। सो 9 months प्लस 10 days और 7 days, दैट इज नोन एज अ गेस्टेशन पीरियड। तो इस तरीके से डॉक्टर्स जो होते हैं वो काउंट करके जो ड्यू डेट देते थे डिलीवरी की, वो इस तरीके से 280 डेज या 40 वीक्स या 9 months प्लस 10 days काउंट करके देते हैं। क्लियर? ये पूछा जाता है कि ये कब से काउंट किया जाएगा 280 डेज, तो फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट किया जाएगा। अगर ओव्यूलेशन से काउंट करेंगे तो 160 डेज काउंट किए जाएंगे। क्लियर? यस मैम। ओके, चलो अब ये पेज में आप लोगों को मंथ वाइज एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पता है, ठीक है। मंथ वाइज आपकी बुक में ट्राइमेस्टर वाइज दिया है, ओके। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ, आगे के 3 महीने वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। then second trimester and then third trimester। इसीलिए जैसे अगर फीमेल डॉक्टर के पास ये चेक करवाने गए, इसीलिए बच्चे की हार्ट बीट तभी डॉक्टर उनको सुना देते हैं, राइट। सो 1 month के अंदर हार्ट बन जाता है, ओके। एंड बाकी की जो चीज़ें वो बन जाती है, जहाँ जो यहाँ पे लिखी है। आपको हार्ट वाला स्पेशली याद रखना है बिकॉज वो पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर याद रखना, ठीक है ना। बाकी ये जो टेबल लिया है वो मैंने इन डिटेल लिया है, राइट। चलो, सेकेंड में बोले तो इसका लेंथ एंड वेट भी यहाँ पे दिया है। देखो सेकेंड मंथ पे बच्चा कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर जितना होता है, 1 ग्राम का, है ना। रेटिना, आई कैविटी, फिंगर्स, टोज आर फॉर्म्ड during this time, right? Upper limbs begins to blend at the elbow and genitalia begins to differentiate and the fingers are distinct। अब आपको अलग से फिंगर्स देखने मिलेगी, है ना। चलो, अपर आर्म बैंड होने लगेंगे एल्बो से ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ। बहुत छोटा सा, एकदम 1.5 सेंटीमीटर का मतलब कितना छोटा हुआ उसका साइज, राइट। बट एकदम छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जेनिटेलिया जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं
मेल या फीमेल में, ठीक है। थर्ड मंथ पे क्या होता है, नोस्ट्रल डिसोशिएट होता है, जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो याद रखना, क्या, जेनिटल ऑर्गन्स कितने वीक्स लगते हैं, 12 वीक्स। आपको पूछा जाएगा कब आपको जेनिटल ऑर्गन्स दिखेंगे, है ना, या फिर कब आपको पता चलेगा कि इट्स अ बेबी बॉय और गर्ल, राइट। सो 12 वीक्स, थर्ड मंथ पे पता चलता है। इसीलिए ऐसा होता है ना कि थर्ड मंथ के बाद अगर तीसरा महीना बैठ जाता है ना, उसके बाद अबॉर्शन नहीं करवा सकते, इट्स नॉट लीगल, ऐसा है ना। क्यों? बिकॉज गर्ल है या बॉय है वो थर्ड मंथ पे पता चलेगा, तब तक पता चलता नहीं है। क्यों? बिकॉज जेनिटल ऑर्गन्स जो है वो सेकेंड मंथ पे तो वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होते हैं, राइट, और वो कम्प्लीटली डेवलप होके आपको कब दिखेंगे, 12 वीक्स पे, थर्ड मंथ पे दिखेंगे। इसीलिए उस टाइम पे थर्ड मंथ पे अगर थर्ड मंथ बैठ जाता है तो अबॉर्शन करवाना इज नॉट लीगल। अबॉर्शन तो वैसे ही लीगल नहीं है, राइट। बट इससे क्या, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि शायद कपल ने जो जेंडर है, जो सेक्स है बेबी का, वो चेक करवाया होगा, राइट। और वो अगर बेबी गर्ल है, अभी भी कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, तो बेबी गर्ल है ये समझ के बेबी गर्ल होने की वजह से अबॉर्शन करवा दे, राइट, ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए थर्ड मंथ के बाद अबॉर्शन जो होता है वो नहीं हो सकता। वैसे भी वो फीमेल के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी मदर के लिए भी अच्छा नहीं है। फोर्थ मंथ पे हार्ट बीट एकदम प्रोनाउंस्ड हो जाती है, राइट, और अच्छे से सुनने मिलती है, और हार्ट बीट ज़्यादा होती है, 100 अप जाती है। वैसे भी आप कोई भी छोटा बच्चा ले लो ना, 1-2 साल का, उसकी भी हार्ट बीट आप देखना 100 के आसपास आपको दिखेगी, राइट। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो और ज़्यादा दिखती है, 100 से अप दिखती है, ठीक है। चलो अब फिफ्थ मंथ पे मूवमेंट्स देखने मिलेगी। तो जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। जब फिफ्थ मंथ होता है तब क्या होता है, तो तब बेबी जो होता है वो किक करता है, वो फील कर सकती है मदर, उसके मूवमेंट को वो फील कर सकती है, ठीक है। 6th मंथ पे आईलिड्स ओपन हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस जो होते हैं वो आपको अपीयर होने लगेंगे, एंड बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स भी दिखेंगे, है ना। फाइन हेयर्स 5th मंथ में भी दिखते हैं, बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं 5th मंथ से। 6th मंथ पे ये हेयर्स, फाइन हेयर्स अच्छे से दिखने लगते हैं बॉडी के ऊपर, राइट, और बच्चा जो होता है वो आँख खोलने लगता है, ठीक है। कब? 6th मंथ पे। उसके बाद 7th मंथ पे आर्टरीज एंड वेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और स्किन के नीचे बीनीथ द स्किन फैट का डिपोजिशन होने लगता है, राइट। और 7th मंथ पे सबसे बड़ी सोनोग्राफी होती है, राइट, जिसमें हम बच्चे के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं, उसकी हेल्थ के रिलेटेड, जैसे उसके बोन सही है या नहीं, बच्चा हैंडीकैप तो नहीं है, राइट, बच्चा आइज वाइज अच्छे से ओपन कर रहा है, राइट, बच्चा हाथ पैर ठीक से हिला रहा है, सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें, ठीक है ना, सारी चीज़ें 7th मंथ पे पता चलेगी। 7th मंथ पे कलर सोनोग्राफी होती है, जो सबसे बड़ी सोनोग्राफी होती है, और 2 बार होती है, एक तो 7th मंथ पे होती है ना, और एक आगे की कोई मंथ पे होती है, और एक 7th मंथ पे होती है। 7th मंथ पे जो सोनोग्राफी सबसे बड़ी होती है, उसमें हम बच्चे के बोन्स का स्ट्रक्चर भी हमको एकदम अच्छे से क्लियरली दिखता है, और बोन्स में भी कोई कमी हो तो वो हमको पता चल जाता है। 8th मंथ पे ऑलमोस्ट फिटस जो होता है वो डेवलप हो जाता है, राइट, फैट डिपोजिशन उसकी बॉडी में बढ़ जाता है, ओके, चलो, और बच्चा 1.7 kg का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इतने का ही होगा, ये आपको एक एवरेज वेट दिया है। बाकी आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे 9 मंथ पे 3-3.5 kg का भी बेबी आता है, अगर बेबी अच्छे से हेल्दी डेवलप हुआ है ना, तो
बाकी 3 kg के अराउंड तो वैसे आना ही चाहिए, 2.5 से अप होना चाहिए बेबी का वेट, ऐसा होता है। 9 मंथ पे वो फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड रेडी फॉर द डिलीवरी। ओके, चलो। स्पेशली मैं बोलने जाऊँ तो मसल्स इसमें से बनते हैं स्पेशली, है ना। तो जैसे कि कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया, तीनों टाइप आ गए मसल्स के। In short, I can say that the muscular tissue it is made up from the mesoderm, and if the muscular tissue it is made up from it, so I can say that the organs are also made up from it. ऑर्गन्स किससे बने? सॉफ्ट मसल से बने, स्मूथ मसल से बने, राइट। दैट मीन्स कि मेसोडर्म क्या करता है? ऑर्गन्स बनाता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं एंड किडनी के सेल भी बनते हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना। किडनी के ट्यूबुलर सेल्स कौन से बनते हैं? एंडोडर्म की बात करें तो उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है, डाइजेशन के लिए सेल्स बनते हैं, थायराइड सेल्स बनते हैं एंड लंग्स के लिए सेल्स बनते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, सो दिस इज अबाउट द लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स, राइट। तो इस तरीके से टिश्यूज उसमें से अराइज होते हैं। आपको ट्राइमेस्टर वाइज बुक में दिया है, राइट। तो आपको ट्राइमेस्टर वाइज वीक वाइज दिया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ कौन से मंथ पे होगी। चलो बताओ, सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ तो कितने वीक्स होंगे? एक महीने में 4 वीक गिन के चलो, तो कितने होंगे? 24। यस, 6 4 ज़ा 24। ऐसे आप वीक्स काउंट कर सकते हो, राइट। तो आपको ऐसा वीक्स में भी पूछ सकते हैं, डेज में भी पूछ सकते हैं, मंथ्स में भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको आना चाहिए, है ना। 5th मंथ पे बच्चा किक करता है, तो बोलो कितने वीक्स पे बच्चे ने किक किया? 20। यस, 20 वीक्स होते हैं तब बच्चा किक करना स्टार्ट कर देता है। लास्ट मंथ पे तो एकदम विगरस मूवमेंट करता है, मतलब मदर को पता चल जाता है कि इस साइड इसका हेड है और इस साइड इसका लेग्स है, राइट। ऐसा होता है। चलो, अब बात होगी, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है पास्चुरेशन प्रोसेस। पास्चुरेशन प्रोसेस में क्या होता है, मैं बोल रही हूँ, तुम लोग सुन लेना। बॉस, पास्चुरेशन प्रोसेस इज टू इजी, है ना। ये वीक वाइज देखो, मैंने यहाँ पे फिटल डेवलपमेंट लिखा है, तो वो भी एक बार देख लो। लंग्स वाला याद रखना, लंग्स वाला पूछा जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 20 वीक्स पे हियरिंग स्टार्ट होता है, मतलब कितने महीने पे हुआ? कौन से महीने पे बच्चा सुनना स्टार्ट करता है? 5th वीक होगा, 5th मंथ। 5th मंथ में।
ठीक है। ये बस हाईलाइटेड की फीचर्स दिए है इसमें एक बेबी के। देखो, जब तक उसके लिम्स और वो सब बनना स्टार्ट नहीं होता तब तक हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद जैसे उसके छोटे छोटे लिम्स बन जाते हैं, बॉडी में के अंदर ऑर्गन्स बनने लगते हैं, उसके बाद हम उसको फिटस बोलते हैं। आपको कंफ्यूजन हो कि मैम फिटस बोले या एम्ब्रियो बोले। सो एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बना देता है, फिटस बना देता है। पास्चुरेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है? सो पास्चुरेशन इज द डिलीवरी पास्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहला सिग्नल किस में से जाता है? सिग्नल फॉर दिस कि पास्चुरेशन का टाइम आ गया, पता कैसे चलता है? फर्स्ट सिग्नल इज गिवन बाय द फिटस। ना पहला सिग्नल कौन देता है? तो फिटस खुद देता है, बच्चा खुद देता है। बच्चा खुद बाहर आने के लिए ट्राई करता है, पुश करता है, राइट? दैट मीन्स इट इज रेडी फॉर द पास्चुरेशन। अब क्या होगा? जैसे फिटस सिग्नल देगा वैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। बताओ ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, फीटस, फिटस की मैटरनल पिट्यूटरी। यस, मैटरनल मतलब उसकी मदर की, सॉरी, ठीक है। मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन यूटेरस के मसल्स का विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है? ऑक्सीटोसिन यूटेरस के जो मसल्स है उसका एकदम विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, राइट? प्लस क्या ये एक ही हार्मोन है? नहीं। आपके बुक में ये थ्योरी जहाँ पे लिखी है वहाँ पे हार्मोन लिख दो, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन जो है इसका काम क्या है? तो ये भी मसल्स का विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, सेम फंक्शन है ना। तो आप यही पॉइंट क्या लिख सकते हो? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ड्यू टू दिस द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इज अकर्स, ठीक है। उसके बाद एक और हार्मोन है जो यहाँ पे हेल्प करेगा, कौन सा? रिलैक्सिन। देखो बेबी बाहर आ रहा है ना, तो डायलिसिस होना जरूरी है, मतलब पैसेज वाइड होना जरूरी है, सर्विक्स वाइड होना जरूरी है। तो रिलैक्सिन क्या करता है? मैंने तुम लोग को ऑलरेडी फंक्शन लिखवा दिया। रिलैक्सिन का काम क्या है? यस, सॉफ्टन एंड वाइडन द सर्विक्स मसल, राइट? सर्विक्स के मसल्स को सॉफ्टन एंड वाइडन करता है, सर्विक्स को वाइडन करता है, सर्वाइकल एरिया को जो बर्थ कैनाल है उसको वाइड करता है, जिसकी वजह से बेबी बाहर आ सके। एक्चुअली क्या होता है? एमनियन मेम्ब्रेन जो होती है उसको ब्रस्ट करके बेबी बाहर आता है, राइट? तो उसको बेबी को भी पुश करना पड़ता है, मदर को भी करना पड़ता है, राइट? अगर पेन नहीं होता, दिस इज नोन एज अ पेन, लेबर पेन इसको बोलता है। जब ये हार्मोन रिलीज होंगे तब फीमेल को लेबर पेन होगा, ठीक है। लेबर पेन मतलब जो ऐसा बोले ना कि दुनिया में सबसे खराब पेन जो होता है, जो इनटॉलरेबल होता है, उसमें से एक है लेबर पेन। बॉडी के अगर सारे बोन्स 206 बोन्स एक साथ टूट जाए तब जैसा पेन हो वैसा पेन ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, ड्यूरिंग द पास्चुरेशन टाइम फीमेल को होता है, राइट? इसीलिए तो बोलते हैं कि इट इज़ अ न्यू बर्थ ऑफ द फीमेल, राइट? तो सिजेरियन अलग चीज़ है, जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तब की बात हो रही है, ठीक है।
ओके, तो उस टाइम पे पेन अगर फील नहीं होता है तो डॉक्टर बैक में एक इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन में क्या होता है, तो इंजेक्शन में ये हार्मोन होता है। ये हार्मोन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तब पेन फील होगा, है ना। सो फिटस भी ट्राई करता है एंड मदर भी, तब जाके बेबी बाहर आता है। क्लियर। और वो एमनियन मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो टूट जाता है। टूटता है मतलब क्या, वो मेम्ब्रेन अगर अपने आप से नहीं टूटती सपोज, तो डॉक्टर सीजर डाल के उसको ब्रेक कर देता है। ये भी बहुत रिस्की है। अगर बच्चा उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे का हेड नॉर्मली बच्चे का हेड नीचे की साइड होता है। ओके, अगर बच्चे का हेड नीचे की साइड है और सीजर मारी और उसके सिर में लग गई तो केयरफुली करना पड़ता है। उन लोगों को तो क्या हैबिट होती है, राइट। तो वो लोग जो वजाइनल रीजन है वहीं से वो लोग उसको एमनियन मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है ना। तो वो लोग सीजर अंदर, वहाँ से सीजर जो है वो अंदर एंटर करवाएंगे और उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, जिसकी वजह से एमनियन मेम्ब्रेन जो होता है वो टूट जाए। फटाक के करके डाल के बाहर निकालेंगे, तो जिसकी वजह से वो एमनियन मेम्ब्रेन टूट जाए। अगर नहीं टूटती नेचुरली, तो वैसे तो बेबी हेड से पुश करता है ना, तब वो टूट जाता है। जैसे वो टूटता है वैसे तुरंत ही बेबी का हेड बाहर आ जाता है, राइट। और जैसे बेबी का हेड बाहर आ जाता है, डॉक्टर वहाँ से उसको पकड़ के, 2 हाथ से पकड़ के उसको बाहर खींच लेता है। क्लियर। सो दिस इज द पास्चुरेशन प्रोसेस। देन द नेक्स्ट इज लैक्टेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन? लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? फीडिंग ऑफ द बेबी, बेबी को फीड करवाना। तो हर एक मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होती है। वो मेमोरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? मिल्क सीक्रेट होता है, और ये मिल्क बेबी शक करता है। मिल्क इट इज़ हाईली रिच इन टू द न्यूट्रिएंट्स। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, बल्कि जो इनिशियल डेज होते हैं, है ना, इनिशियल डेज में स्लाइटली येलोइश का, इनिशियल डेज में स्लाइटली येलोइश कलर का मिल्क बाहर आता है। जिसको हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है। कोलोस्ट्रम के अंदर न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, राइट, एज वेल एज IgG नाम के एंटीबॉडीज जो होते हैं वो पास करता है बेबी के अंदर। इट कंटेन्स IgA नहीं होगा? सॉरी IgA, मैं वही चेक कर रही थी। IgA वो तो प्लेसेंटा में होगा। ये प्लेसेंटा से जाएगा। IgA नॉट G, IgA नाम के एंटीबॉडीज जो होते हैं वो कोलोस्ट्रम से जाते हैं। दैट्स वाई आई कैन से दैट कि ये बच्चे को क्या देता है? पैसिव इम्यूनिटी देता है। क्या देता है? पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जो बच्चे ने खुद एक्वायर नहीं की है, जो उसको बाहर से मिल रहा है। सो IgA नाम के एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होते हैं, वो डायरेक्ट बेबी की बॉडी के अंदर जाते हैं। बेबी की बॉडी के अंदर बनते नहीं है, मदर के मिल्क से जाते हैं। इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि बेबी को यहाँ पे क्या मिल रहा है? पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। इसीलिए जो बच्चे मदर के मिल्क से फीड करते हैं वो बच्चे बीमार नहीं पड़ते, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसा नहीं बीमार ही नहीं पड़ते, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, राइट। और जो बच्चे बाहर से पाउडर का बनाया हुआ दूध पीते हैं, नो डाउट इट इज़ ऑल्सो रिच इन टू द न्यूट्रिएंट। जैसा मदर मिल्क में होता है वैसा ही न्यूट्रिएंट देने के लिए ये कंपनी वाले ट्राई करते हैं और वो देते भी हैं, जिससे बेबी काफ़ी हेल्दी भी बनता है। बट ये IgA नहीं जाता उनके पास, राइट। इसीलिए उनकी इम्यूनिटी वो खुद डेवलप करता है, जिसमें उनको टाइम लगता है, राइट। दैट्स वाई वो बच्चे कंपेयर टू दोज के जो मदर का मिल्क फीड करते हैं, उनके कंपैरिजन में उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक रहती है, राइट। बाकी इम्यूनिटी तो इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट नॉर्मली अगर देखने जाएँ तो इस वजह से बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है। पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि इट्स अ बैड मिल्क,
ड्यू टू इट्स कलर, है ना। इसके कलर की वजह से क्या माना जाता था, और ये थोड़ा सा थिक भी होता है, तो क्या माना जाता था, अदरवाइज जो हमारे ह्यूमन बींग में मदर जब फीडिंग करवाती है तो जो मिल्क आता है उसमें वाटरी कंटेंट ज़्यादा रहता है, राइट। इसीलिए जैसे वो हम अमूल गोल्ड कैसा लाते हैं वैसा थिक नहीं आता है मिल्क, बट इतना थिक मिल्क आता नहीं है, थिन आता है, वाटरी कंटेंट ज़्यादा होता है। बट कोलोस्ट्रम देखने जाए तो कंपेयर टू दैट जो लेटर पीरियड में जो मिल्क आता है, कंपेयर टू दैट इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, राइट। तो पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी, है ना, और उसको रिमूव कर दिया जाता था। उसके बाद जो वाइटिश मिल्क आता है वो बच्चे को दिया जाता था। बट स्टडी के बाद अभी ये प्रूफ हो चुका है कि कोलोस्ट्रम जो होता है इट्स अ गुड फॉर द बेबी की हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छा है, ओके। इसीलिए अभी तो डॉक्टर सिर्फ डिलीवरी के बाद बता ही देते हैं उन लोगों को, ठीक है। चलो इसके बारे में, चलो नाउ इज देयर एनी डाउट इन दिस? यस ओके मैम, यहाँ पे एस्ट्रोजन क्यों बढ़ते हैं लास्ट टाइम?